आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय पीसी सर परिवार में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम बात करने चल रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो न देखे हों तो फटाफट यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर केमिकल इक्विलिब्रियम और उसे देख लीजिए। आइए, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इस पर हम बात करने चल रहे हैं। बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे, काटो गुलबर्ग एंड पीटर बागे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक नियम बनाया, एक लॉज बनाया और उस लॉज को नाम दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? जरा देखिएगा। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही हो, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो, ये दोनों डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। सपोज करिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्वाभाविक सी बात है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलेगी। C प्लस डी, जैसा पहले भी हमने आपको बताया था, अगर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसके लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे सर एक्टिव मास क्या है? देखिए, रिएक्टेंट का कितना हिस्सा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वही कहलाता है एक्टिव मास, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो इनएक्टिव होता है। खैर, हमें इनएक्टिव से कोई मतलब नहीं है, हमें रिएक्टेंट का एक्टिव मास चाहिए, कितना पार्ट उसका पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर। यानी अगर आप देखिए, यानी अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और वहीं पर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है तो हमें इसी का एक्टिव मास का प्रोडक्ट चाहिए। और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। और मैथमेटिक्स में तो आप जानते ही हैं, अगर कहीं पर प्रोपोर्शनलिटी है तो उसको हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट चाहिए, तो चलिए कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहां पर के एफ एंड के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। यानी के एफ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के बी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये कांस्टेंट हैं, और हमेशा ये जान लीजिए ये कांस्टेंट हैं, इनके ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल बेशरम है। न इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ना है, न प्रेशर का पड़ना है, न कंसंट्रेशन, किसी का प्रभाव इनके ऊपर आने वाला नहीं है कांस्टेंट के ऊपर। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, सपोज करिए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। एट इक्विलिब्रियम हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नंबर ऑफ मोल हो, पार्शियल प्रेशर हो, डेंसिटी हो, कलर हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा सब चीज जहां पर है जो चीज वो वहीं पर कांस्टेंट हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम इनको इक्वल कर लेते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन के एफ concentration of A and concentration of B is equal to rate of backward direction KB into concentration of C and concentration of D। तो यहाँ से हमें मिल गया KF rate of forward direction upon KB rate of backward direction is equal to concentration of C and concentration of D
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के ई क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि दो कांस्टेंट आपने लिया तो एक तीसरा कांस्टेंट जन्म ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू के ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। देखिएगा, आइए कोई रिएक्शन लेके लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। सपोज करिए हमारे पास रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स C प्लस 3D। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करना है। और बच्चों हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो भी चीजें इसके पहले लिखी होती हैं, ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब भी आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा पावर में ले जाएंगे, पावर पे लगा देंगे। जैसे सपोज करिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी 3 है तो पावर पे लगाइए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर पे ले जाइए, आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ले लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, और इस रिएक्शन पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, पावर पे ले जाइए इसको 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2, इसको पावर पे ले जाइए, आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिएगा, बाकी डिटेल वीडियो देखने के लिए YouTube में सर्च करिए केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वहां सब कुछ अवेलेबल है। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।